समय सन 2024। अमेरिका का फिलाडेल्फिया शहर आग और बम के धमाकों में सुलग रहा था। वजह थी अमेरिका में छिड़ी एक सिविल वॉर, जिसमें देश के लोग ही एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। हालांकि आगे चलकर वो युद्ध थम तो गया, पर उस युद्ध से हुई तबाही और मौतों की संख्या ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसी के साथ कहानी पास्ट में आ गई। समय था सन 1988। फिलाडेल्फिया शहर के ही एक कॉन्सर्ट हॉल में एक मशहूर पियानिस्ट अपनी पियानो की मधुर धुन से दर्शकों का दिल छू रहा था। उसी शहर के एक रेस्टोरेंट में एक शेफ बेधड़क अपने कस्टमर्स के लिए खाने का ऑर्डर तैयार कर रहा था। वहीं शहर के एक दूसरी ओर एक लेडी बस ड्राइवर पैसेंजर से भरे बस को लेकर तेजी से बस स्टॉप की ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक एक ही समय में उस पियानिस्ट, शेफ और लेडी बस ड्राइवर के आंख, कान, नाक और मुंह से खून की मोटी धार फूट पड़ी और एक ही झटके में उन तीनों ने तड़पकर वहीं दम तोड़ दिया। वो पियानिस्ट और वो शेफ तो मरकर जमीन पे गिरे, लेकिन वो लेडी बस ड्राइवर चलती बस में ही मर गई थी, जिससे उसकी बस बेकाबू होकर गाड़ियों को ठोकर मारती हुई एक ट्रक से टकराकर पलट गई। इसी घटना के दौरान दूसरी ओर शहर का एक पुलिस ऑफिसर थॉमस लॉकहार्ट अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के लिए डिनर तैयार कर रहा था। तभी उसे उसके साथी ऑफिसर मैडक्स का कॉल आया, जिसने उसे एक केस के लिए फौरन ड्यूटी पर आने को कहा। लॉकहार्ट जितना अपनी पत्नी से प्यार करता था, उतना ही अपनी ड्यूटी से भी। वो पूरी तेजी दिखाता हुआ अपनी पत्नी को डिनर कराकर मैडक्स के साथ घटनास्थल पे जा पहुंचा। वो केस उसी लेडी बस ड्राइवर का था, जिसकी चलती बस में मौत हो गई थी। वहां पुलिस की एक टीम पहले से ही मौजूद थी, जिन्हें लग रहा था कि वो बस एक मामूली एक्सीडेंट का केस है। लेकिन लॉकहार्ट ने पास जाकर जब उस लेडी बस ड्राइवर की लाश का मुआयना किया, तो एक चौंका देने वाली बात सामने आई। उसने पाया कि उस लेडी की खोपड़ी बिल्कुल खाली थी। उसका पूरा भेजा गलकर उसके नाक और कान से बाहर निकल आया था। लॉकहार्ट को अंदाजा हुआ कि उस लेडी का ये हाल बस एक्सीडेंट से तो नहीं हो सकता। तभी लॉकहार्ट ने देखा कि उस लेडी की गर्दन के पीछे 3 काले निशान थे, जो ट्रायंगल के शेप में थे। लॉकहार्ट उसे समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी वहां पुलिस डिटेक्टिव हॉल्ट आ पहुंचा। हॉल्ट लॉकहार्ट की पत्नी का भाई था और लॉकहार्ट का सीनियर ऑफिसर भी। हॉल्ट ही उस केस की तहकीकात कर रहा था। लॉकहार्ट हॉल्ट से कुछ भी कह पाता, उससे पहले हॉल्ट ने कहा, मैं इस हादसे की छानबीन कर चुका हूं। इस लेडी बस ड्राइवर को बस चलाते वक्त ब्रेन हेमरेज हुआ और ये चलती बस में ही मर गई। शायद इसका सिर स्टीयरिंग से इतनी बुरी तरह टकराया कि इसका भेजा ही बाहर आ गया। ये बस एक एक्सीडेंट का केस है और कुछ नहीं। इस पर लॉकहार्ट ने कहा, क्या तुमने इसकी गर्दन के पीछे निशान देखा? मुझे लगता है किसी ने इसकी गर्दन के पीछे कोई नुकीली चीज घुसाई थी। ये उसी के निशान लगते हैं। इस पर हॉल्ट ने कहा, यह तो बस बर्थ मार्क है और कुछ नहीं। अब तुम इस केस से दूर रहो, क्योंकि इसे मैं हैंडल कर रहा हूं। तभी वहां एक पुलिस वाला आया और उन्हें बताया कि शहर में 2 और लाशें मिली हैं, एक पियानिस्ट की और एक शेफ की। उस लेडी बस ड्राइवर की तरह उनके आंख, नाक, कान और मुंह से भी खून की धार निकली थी और साथ ही उनकी गर्दन के पीछे भी कुछ काले निशान पाए गए हैं। ये सुनकर हॉल्ट फौरन उन दूसरे घटना स्थलों के लिए निकल गया। लॉकहार्ट भी मैडक्स के साथ उसके पीछे चल दिया। लॉकहार्ट ने पाया कि पियानिस्ट और शेफ का भेजा भी गलकर बाहर आ चुका था और उनकी गर्दन के पीछे भी कोई नुकीली चीज घुसाने के निशान थे। अब लॉकहार्ट समझ चुका था कि उन तीनों पीड़ितों की गर्दन पर किसी तरह का पॉइजन इंजेक्ट किया गया था, जिस वजह से उनकी मौत हुई। लॉकहार्ट ने जब ये बात हॉल्ट को बताई तो हॉल्ट लॉकहार्ट से चिढ़ गया और उसे इस केस से दूर रहने की चेतावनी दी। लेकिन लॉकहार्ट का मन बिना इस केस को सॉल्व किए मानने वाला नहीं था। कुछ देर बाद लॉकहार्ट सीधा हॉस्पिटल में उस डॉक्टर से मिलने जा पहुंचा, जो उन लाशों का पोस्टमार्टम कर रहा था। लॉकहार्ट ने डॉक्टर से पूछा कि उन तीनों लाशों की गर्दन पे वो निशान कैसा था और उनकी मौत किस वजह से हुई। इस पर डॉक्टर ने बताया कि वो निशान किसी इंजेक्शन का था, लेकिन उनके अंदर जो चीज इंजेक्ट की गई थी उसका पता वे अभी तक नहीं लगा पाए हैं। डॉक्टर ने लॉकहार्ट को इसके आगे कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि अब लॉकहार्ट के लिए ये बात तो साफ हो चुकी थी कि उस पियानिस्ट, शेफ और लेडी बस ड्राइवर का किसी ने कत्ल किया था। पर अब सवाल ये था कि कातिल ने उन तीनों को ही क्यों मारा? उनके बीच आखिर क्या संबंध हो सकता था? लॉकहार्ट ये सोच ही रहा था कि तभी उनकी पुलिस कार की रेडियो में उन्हें एक इंफॉर्मेशन मिली कि एक नाइट क्लब में एक क्लब डांसर पर हमला हुआ है और उसकी गर्दन पे भी वैसे ही 3 काले निशान पाए गए हैं। हालांकि वो क्लब डांसर सही सलामत है। ये सुनकर लॉकहार्ट मैडक्स के साथ फौरन उस नाइट क्लब में जा पहुंचा। वहां वो उस क्लब डांसर से मिला जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। लॉकहार्ट ने क्लब डांसर से पूछा कि उस पर किसने हमला किया था। इस पर उसने बताया, मुझ पर हमला करने वाली एक लड़की थी, एक ब्लैक अमेरिकन गर्ल, जिसने ब्लू कलर की हुडी पहन रखी थी।
उसके लेफ्ट हैंड पे खून लगा हुआ था जो सूख चुका था और साथ ही उस हाथ में पट्टी भी बंधी हुई थी। वो अचानक कहीं से आई और मुझे पटक दिया। उसके पास सुइयां लगी हुई मेटल की एक टूल थी जिससे उसने मेरी गर्दन पे वार किया। कुछ लड़कों ने मुझे उससे छुड़ाया पर वो लड़की बहुत ताकतवर थी। वो उन लड़कों से खुद को छुड़ाकर भाग निकली। वो क्लब डांसर ये सब बता ही रही थी कि तभी डिटेक्टिव हॉल्ट वहां आ गया और लॉकहार्ट को दोबारा उसके केस के बीच आते देख उससे चिढ़ गया। लॉकहार्ट ने हॉल्ट को समझाया कि उस क्लब डांसर पे किसी तरह का पॉइजन इंजेक्ट कर दिया गया है, उन्हें जल्दी उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। पर हॉल्ट लॉकहार्ट की बात ना मानकर दोबारा उस क्लब डांसर से वही सवालात करने लगा। पर तभी अचानक उस क्लब डांसर के नाक, आंख, कान और मुंह से खून की धार फूट पड़ी। उस खून के साथ उसका भेजा भी गलकर बाहर आ गया और उस क्लब डांसर ने वहीं दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद हॉल्ट ने शहर की सारी मीडिया और आम जनता को यह खबर दे दी कि उन्हें ब्लू हुडी पहनी एक ब्लैक अमेरिकन लड़की की तलाश है, जिसके बाद पुलिस वालों ने आसपास से कई ब्लू हुडी पहनी ब्लैक अमेरिकन लड़कियों को गिरफ्तार किया, पर उनमें से कोई भी वो कातिल नहीं थी। उधर लॉकहार्ट भी मैडक्स के साथ उस लड़की की तलाश में शहर का चक्कर लगा रहा था। तभी अचानक एक लड़की उसकी कार से टकराते टकराते बची। लॉकहार्ट ने देखा कि वो एक ब्लैक अमेरिकन लड़की थी जिसका हुलिया उस कातिल लड़की से बिल्कुल मेल खा रहा था। तभी वो लड़की लॉकहार्ट की कार को फांदकर उनसे दूसरी दिशा में भागने लगी। इस पर लॉकहार्ट ने भी अपनी कार रिवर्स गियर में डाली और कार रिवर्स में ही भगाता हुआ पूरी तेजी से उसका पीछा करने लगा। पर एक अंधेरे इलाके में आकर वो लड़की लॉकहार्ट की नजरों से ओझल हो गई। तभी लॉकहार्ट को वहां एक अंडरग्राउंड चैम्बर का दरवाजा खुला दिखा जो सीधा एक रेलवे टनल में जाता था। लॉकहार्ट ने मैडक्स को खबर कर दिया कि वो लड़की सबवे स्टेशन की ओर भागी है। उसे सुनकर मैडक्स डिटेक्टिव हॉल्ट और अपनी बाकी टीम के साथ फौरन उस सबवे स्टेशन पर पहुंच गया और उस सबवे स्टेशन के चप्पे चप्पे की तलाशी लेने लगा। दूसरी ओर लॉकहार्ट भी उस चैम्बर से रेलवे टनल में उतरा। वहीं उसे उस लड़की का वो टूल मिला जिसे वो लोगों को इंजेक्ट करके मार रही थी। लॉकहार्ट ने उस टूल को अपने पास रख लिया और टनल में लड़की की तलाश करने लगा। दूसरी ओर मैडक्स सबवे स्टेशन पर लड़की की तलाश कर रहा था। तभी अचानक ही उसे वो लड़की एक पिलर के पीछे छुपी हुई दिखाई दी। मैडक्स ने लॉकहार्ट और बाकियों को इसकी खबर कर दी और बंदूक लेकर पिलर के पास पहुंचा, पर अब वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। तभी अचानक उस लड़की ने पीछे से मैडक्स पे हमला कर दिया। मैडक्स अपना बचाव कर पाता उससे पहले ही उस लड़की ने मार मार कर मैडक्स का पैर ही तोड़ दिया और वहां से भागने लगी। इतने में ही लॉकहार्ट वहां पहुंच गया। मैडक्स ने उसे चिल्लाकर कहा, मेरी फिक्र छोड़ो और उस लड़की को पकड़ो। इस पर लॉकहार्ट उस लड़की के पीछे भागा और आखिरकार एक जगह पर जाकर उसने लड़की को घेर लिया। वो लड़की अब लॉकहार्ट के बंदूक के निशाने पे थी। लॉकहार्ट ने उसे जमीन पे लेट जाने को कहा, लेकिन उस लड़की को तो जैसे अपनी जान की कोई परवाह ही नहीं थी। वो पीछे मुड़ी और कहा, थॉमस लॉकहार्ट, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती हूँ क्योंकि तुम एक बच्ची के बाप बन चुके हो। ये सुनकर लॉकहार्ट सन्न रह गया। आखिर वो लड़की लॉकहार्ट के बारे में इतना सब कैसे जानती थी? लेकिन उसकी फिक्र छोड़ लॉकहार्ट ने लड़की को अपना मुंह बंद करके पीछे मुड़ने को कहा और अपनी हथकड़ी निकालने लगा। तभी मौका पाकर उस लड़की ने लॉकहार्ट पे अटैक कर दिया और उसकी हथकड़ी से उसे ही एक बेंच से बांध दिया। फिर उसने लॉकहार्ट से कहा, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ये कहकर वो लड़की वहां से जाने लगी। तभी लॉकहार्ट ने उस लड़की का वो इंजेक्शन उसके ही पैर पे घुसा दिया, जिससे वो लड़की लड़खड़ाती हुई ट्रेन ट्रैक पे जा गिरी और एक तेज रफ्तार ट्रेन उसे कुचलती हुई निकल गई। ये देख लॉकहार्ट को सदमा सा लगा। कुछ देर बाद पुलिस उस लड़की की कटी पिटी लाश को ट्रैक से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी थी। इसी दौरान लॉकहार्ट सबवे से बाहर आया। लॉकहार्ट को उस कातिल लड़की की मौत का अफसोस हो रहा था क्योंकि उसका इरादा लड़की की जान लेना नहीं था। तभी एक पुलिस वाले ने लॉकहार्ट से कहा, आप अब तक यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं आपकी पत्नी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है? ये सुनकर लॉकहार्ट फौरन हॉस्पिटल पहुंच गया और रिसेप्शन पर अपनी पत्नी के बारे में पूछताछ करने लगा। तभी लॉकहार्ट का एक सीनियर ऑफिसर उसके पास आया और बोला, लॉकहार्ट, वैसे ये सही समय नहीं है, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जिस कातिल लड़की का ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उसकी हमें कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिली है। वो कौन थी, कहां से आई थी, कुछ नहीं। उसके पास से हमें बस एक चाबी मिली है और मैं जानता हूं कि तुम्हारा भी उस लड़की से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। पर पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई है कि उस लड़की के हाथ में एक गोली लगी थी और अजीब बात है कि गोली तुम्हारी सर्विस रिवॉल्वर से ही चली है। ये सुनकर लॉकहार्ट को भी झटका लगा क्योंकि उसने तो लड़की पर गोली चलाई ही नहीं थी और ये बात वो सीनियर ऑफिसर भी जानता था।
क्योंकि उस लड़की से मुठभेड़ के दौरान किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी थी। ऊपर से इस वक्त तो लॉकहार्ट की रिवॉल्वर भी फुली लोडेड थी। फिर भला उस लड़की के हाथ में लॉकहार्ट के रिवॉल्वर की गोली कैसे लग सकती थी? लॉकहार्ट ये सोच ही रहा था कि तभी एक डॉक्टर वहां आई और लॉकहार्ट को उस वार्ड की तरफ ले गई जहां उसकी पत्नी की डिलीवरी हो रही थी। वहीं लॉकहार्ट की पत्नी का भाई हॉल्ट भी मौजूद था। कुछ देर बाद एक नर्स एक बच्ची के साथ बाहर आई और लॉकहार्ट को उसकी नवजात बच्ची सौंप दी। अपनी बच्ची को देख लॉकहार्ट खुशी से फूले नहीं समाया। तभी थोड़ी ही देर बाद एक डॉक्टर बाहर आई और लॉकहार्ट को बताया कि डिलीवरी के दौरान उसकी पत्नी की मौत हो गई है। ये सुनकर एक पल में ही लॉकहार्ट पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं अपनी बहन की मौत से हॉल्ट भी रो पड़ा। इसी के साथ कहानी 9 साल आगे बढ़ गई। समय था सन 1997। लॉकहार्ट की बेटी एमी अब 9 साल की हो चुकी थी और आज उसका जन्मदिन था। लेकिन आज ही के दिन लॉकहार्ट की पत्नी की भी मौत हुई थी। ऐसी स्थिति में लॉकहार्ट ना तो खुश रह सकता था और ना ही दुखी। वो अपना दुख छुपाता हुआ एमी के पास आया और उसे गिफ्ट के रूप में एक लॉकेट दिया। एमी हमेशा एक ब्रेसलेट पहन कर रखती थी जो उसकी माँ का था। हर साल जन्मदिन पर मिला लॉकेट वो अपने ब्रेसलेट में लगाकर रखती थी। एमी के जन्मदिन पर लॉकहार्ट ने अपने काम से छुट्टी ले ली थी। उन्होंने आज पूरा दिन बाहर घूमने जाने का प्लान किया था। लॉकहार्ट एमी के साथ सबसे पहले अपनी पत्नी की कब्र पर फूल चढ़ाने आ गया। इसी दौरान सड़कों पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। दरअसल 9 साल पहले आज ही के दिन उस कातिल लड़की की भी ट्रेन के नीचे आकर मौत हुई थी। हालांकि उसकी मौत के बाद लॉकहार्ट और हॉल्ट को प्रमोशन मिल गया था। अब लॉकहार्ट डिटेक्टिव की पोस्ट पर था और हॉल्ट लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर। लेकिन पुलिस अब तक ना तो उस कातिल लड़की की पहचान कर पाई थी और ना उसके दोषी होने का कोई सबूत जुटा पाई थी। इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे लोग उस लड़की के लिए इंसाफ मांग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो लड़की ब्लैक अमेरिकन थी, इसलिए पुलिस वालों ने उसके साथ नाइंसाफी की। उन्होंने उसे पकड़ने की बजाय जानबूझकर ट्रेन के आगे फेंककर मार दिया। पर उन सब की फिक्र छोड़ लॉकहार्ट एमी के साथ अपनी पत्नी की कब्र पे फूल चढ़ाने लगा। तभी लॉकहार्ट को एक कॉल आया। वो कॉल उसके पार्टनर मैडक्स का था, जिसका टूटा हुआ पैर अब ठीक हो चुका था। मैडक्स ने एक मर्डर केस के लिए लॉकहार्ट को एक यूनिवर्सिटी में बुलाया। लॉकहार्ट उसी वक्त एमी के साथ यूनिवर्सिटी पहुंच गया। एमी को कार में ही छोड़कर वो मैडक्स के साथ क्राइम सीन की ओर जा पहुंचा। तभी उसने देखा कि एक प्रोफेसर अपनी डेस्क पर मरा पड़ा था। उसके भी आंख, कान, नाक और मुंह से खून की धार निकली हुई थी और उसका भेजा गलकर बाहर आ चुका था। लॉकहार्ट ने उसकी गर्दन के पीछे एक नजर डाली। उसकी गर्दन के पीछे भी 3 सुइयां चुभ होने के निशान थे, यानी कि उस प्रोफेसर का खून भी आज से 9 साल पहले हुए हत्याओं की तरह ही हुआ था। लेकिन ये कैसे मुमकिन था, क्योंकि वो कातिल लड़की तो 9 साल पहले ही मर चुकी थी। फिर भला उस प्रोफेसर को किसने मारा होगा, वो भी उसी तरीके से। लॉकहार्ट ये सोच ही रहा था कि तभी एक ऑफिसर वहां आया और उन्हें सीसीटीवी रूम में ले गया। उस ऑफिसर ने उन्हें सीसीटीवी की एक फुटेज दिखाई जिसमें एक ब्लू हुडी पहनी और मास्क लगाई एक लड़की यूनिवर्सिटी में बेधड़क घुसती हुई नजर आ रही थी। उसके हाथ में भी जख्म के निशान थे और हाथ में पट्टी भी बंधी हुई थी। वो हूबहू उस कातिल लड़की की तरह लग रही थी। लेकिन ये तो नामुमकिन था, क्योंकि 9 साल पहले लॉकहार्ट ने उस लड़की को अपने सामने मरते देखा था। फिर भला वो वापस कैसे आ सकती थी? हालांकि हॉल्ट और बाकी पुलिस वालों को वो लड़की एक कॉपी कैट ही लग रही थी। उन्हें लग रहा था कि कोई और उस लड़की का हुलिया लेकर कत्ल कर रहा है। उसी दिन 24 घंटे के अंदर ठीक उसी तरह से 2 और कत्ल हुए, जिसके बाद हॉल्ट ने अपनी पूरी पुलिस फोर्स को उस कातिल लड़की की तलाश में लगा दिया। उधर लॉकहार्ट ने भी सालों से बंद पड़ी उस कातिल लड़की की फाइल दोबारा खोली। उसने मैडक्स को बताया, 9 साल पहले उस कातिल लड़की से जब मेरा सामना हुआ था, तब उसने मुझे मेरी बेटी के पैदा होने की बधाई दी थी, जबकि उस वक्त तक तो एमी पैदा भी नहीं हुई थी। उस लड़की में कुछ तो अजीब था। वो मर चुकी है सोचकर मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया था, लेकिन अब लगता है मुझे एक बार फिर उसकी छानबीन करनी होगी। यही कहकर लॉकहार्ट ने वो चाबी निकाली जो 9 साल पहले पुलिस वालों को उस कातिल लड़की की लाश से मिली थी। लॉकहार्ट ने वो चाबी एक लेडी ऑफिसर को दी और उसके बारे में पता करने को कहा कि वो किस चीज की चाबी हो सकती है। कुछ देर बाद वो लेडी ऑफिसर लॉकहार्ट के पास आई और बताया कि वैसी चाबी फैल्कन 160 मॉडल के एयरप्लेन्स के लिए बनाई जाती है। प्लेन का ये मॉडल पिछले साल यानी कि 1996 में ही लॉन्च हुआ है, लेकिन जिस प्लेन की वो चाबी है वो इस वक्त कहाँ है इसका पता उन्हें नहीं चल पाया है। ये सुनकर लॉकहार्ट चौंक उठा, क्योंकि जब प्लेन का वो मॉडल 1996 के पहले कभी बनाया ही नहीं गया, तो उसकी चाबी 9 साल पहले 1988 में उस लड़की के पास कैसे हो सकती थी।
इसी दौरान उस लेडी ऑफिसर ने बताया, इस एरिया में केवल एक ही एयरफील्ड है जहां इस मॉडल की प्लेन है। लेडी ऑफिसर ने लॉकहार्ट को उस एयरफील्ड का एड्रेस दिया, जिसके बाद लॉकहार्ट बिना देरी किए मैडक्स के साथ वहां जाने लगा। तभी एक आदमी जो काफी समय से वेटिंग रूम में लॉकहार्ट का इंतजार कर रहा था, वो भागता हुआ लॉकहार्ट के पास आया और उसे बताया कि उसका नाम नवीन है और वो एक सीनियर फिजिसिस्ट है। नवीन ने लॉकहार्ट को बताया, वो लड़की जो 9 साल पहले मर्डर्स कर रही थी और आज 9 साल बाद फिर से मर्डर्स करने लौट आई है, उसका कनेक्शन मेरे हाल ही में किए गए रिसर्च से है। मैं बात कर रहा हूँ आकाशीय घटना ब्लड मून की, जो हर 9 साल में एक बार होती है। इस घटना में केवल एक दिन चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है और सूरज, पृथ्वी और चांद एक सीधी रेखा में होते हैं। ऐसी स्थिति में चांद की ग्रेविटेशनल फोर्सेस पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉकेट्स के साथ रिएक्ट करती है, जिससे एक तरह का लूनर ब्रिज खुल जाता है और उस ब्रिज के जरिए टाइम ट्रेवल करना संभव है। दरअसल नवीन का मानना था कि वो लड़की जो सारे कत्ल कर रही है वो एक टाइम ट्रेवलर है और वो हर 9 साल के गैप में टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे जा रही है। मतलब कि वो पहले आज के समय में यानी कि 1997 में आई होगी और यहाँ कत्ल करने के बाद वो 9 साल पीछे 1988 में जाएगी, जहाँ कत्ल करने के बाद लॉकहार्ट के हाथों उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि लॉकहार्ट और मैडक्स को नवीन की ये बातें बेतुकी लगी। वे लोग नवीन से पीछा छुड़ाकर सीधा उस एयरफील्ड में जा पहुंचे, जहां उन्हें उस प्लेन की चाबी के बारे में पूछताछ करनी थी। लेकिन उस एयरफील्ड का गेट लॉक था। तभी लॉकहार्ट को एयरफील्ड के कैबिन में लाइट जलती हुई दिखाई दी। उसे अंदाजा हुआ कि वहां जरूर कोई होगा। वो मैडक्स को बाहर ही छोड़कर गेट से चढ़कर अंदर कूद गया और उस कैबिन में जा पहुंचा। वहां काउंटर पे एक आदमी मौजूद था, पर ना जाने क्यों वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था और उसके सिर पे हल्की चोट भी लगी थी। लॉकहार्ट ने उससे पूछा कि क्या उसे कोई परेशानी है। इस पर उसने मुस्कान लिए ना में सिर हिलाया, लेकिन लॉकहार्ट उसकी झूठी मुस्कान के पीछे छुपे डर को भांप गया। वो समझ चुका था कि वहां कुछ तो गड़बड़ है। खतरे की भनक पाकर उसने जैसे ही अपनी गन निकाली, तभी पीछे से किसी ने उस पर ही गन तान दी। वो और कोई नहीं, वही कातिल लड़की थी। पर यह तो नामुमकिन था, क्योंकि लॉकहार्ट ने 9 साल पहले उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। उस लड़की ने लॉकहार्ट से कहा, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा थॉमस लॉकहार्ट। फिर उसने लॉकहार्ट को उसकी गन दूर फेंककर कुर्सी पे बैठने को कहा। लॉकहार्ट ने वैसा ही किया। उसके बाद उसने उस आदमी को लॉकहार्ट का हाथ टेप से बांधने को कहा। वो आदमी लॉकहार्ट का हाथ टेप से बांधने लगा। इसी बीच उस आदमी की आड़ में लॉकहार्ट ने मैडक्स को कॉल कर दिया। उधर फोन पर उस लड़की की आवाज सुनकर मैडक्स सतर्क हो गया। उसने फौरन अपने बाकी साथियों को कॉल कर दिया। इसी दौरान उधर उस लड़की ने उस आदमी से उसके एयरप्लेन की चाबी मांगी। उस आदमी ने लड़की को चाबी दे दी। तभी मौका पाकर उस आदमी ने टेबल के नीचे छुपाई अपनी गन बाहर निकाली, लेकिन उसके लड़की पर गोली चलाने से पहले ही उस लड़की ने ही उसे मारकर ढेर कर दिया। तभी पीछे से मैडक्स वहां आया और उस लड़की पर गन तानते हुए उसे सरेंडर करने को कहा। इस पर वो लड़की चौंक कर एक झटके से पीछे मुड़ी और गोली चला दी, जिससे मैडक्स की वहीं मौत हो गई। लॉकहार्ट उठकर मैडक्स की तरफ भागा, पर उस लड़की ने लॉकहार्ट को भी मारकर बेहोश कर दिया। वो लड़की समझ चुकी थी कि मैडक्स ने अपने साथियों को वहां बुला लिया होगा। वो लॉकहार्ट को ढाल बनाकर एयरप्लेन में ले आई। इतने में ही हॉल्ट अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच गया, पर लॉकहार्ट को खतरे में देखकर उसने अपने साथियों को गोली चलाने से रोक दिया। तभी वो लड़की प्लेन स्टार्ट करके लॉकहार्ट के साथ वहां से निकल गई। कुछ देर बाद उस लड़की ने लॉकहार्ट को बेहोशी से जगाया और उससे कहा, लॉकहार्ट तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि मैं ये सब एक मकसद से कर रही हूँ, जिससे कई लोगों की जिंदगी बच जाएगी। इस पर लॉकहार्ट ने कहा, तुमने मेरे दोस्त मैडक्स को मार दिया और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। लेकिन लड़की ने कहा, मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था, पर वो अचानक मेरे पीछे आ गया। इसके बाद लॉकहार्ट ने लड़की से पूछा, मैंने तो खुद तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, तुम वापस कैसे आ गई? इस पर लड़की ने कहा, 9 साल बाद जब भी ब्लड मून होता है उस दिन मैं वापस आती हूँ। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि जितना मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगी उतना तुम मेरे पीछे आओगे। इतना कहकर उस लड़की ने लॉकहार्ट के हाथों को खोल दिया और उसे प्लेन से नीचे धकेल दिया। लॉकहार्ट बेतहाशा नीचे गिरने लगा, पर खुशकिस्मती से वो प्लेन समुद्र के ऊपर उड़ रहा था, जिससे लॉकहार्ट पानी में जा गिरा और उसकी जान बच गई। लॉकहार्ट पानी से जब बाहर निकला तो उसे समंदर के एक किनारे पर आग जलती हुई दिखाई दी। वो तैरता हुआ जब किनारे पे आया तो देखा कि वो आग एक क्रैश हुए प्लेन की थी। ये वही प्लेन था जिसमें वो लड़की भागी थी। लॉकहार्ट ने आसपास देखा, पर वहां उस लड़की का कोई नामो निशान तक नहीं था।
अब लॉकहार्ट को डॉक्टर नवीन की वो बात सच लगने लगी थी कि वो लड़की फ्यूचर से आई है और वो हर 9-9 साल के गैप में समय में पीछे जाते जा रही है, क्योंकि वो लड़की इस वक्त उस क्रैश हुए प्लेन की चाबी भी ले भागी थी, जिसका मतलब था कि वो अब सीधा 1988 में जाएगी और जब वहां ट्रेन के नीचे आकर उसकी मौत होगी तो उसके पास इसी प्लेन की चाबी मिलेगी। अब अगर डॉक्टर नवीन की ये टाइम ट्रेवल थ्योरी सच थी तो आने वाले 9 साल बाद यानी कि सन 2006 में ब्लड मून के दिन वो लड़की लॉकहार्ट को फिर से मिल सकती थी, क्योंकि वो लड़की 9-9 साल के गैप में समय में पीछे सफर कर रही थी। जैसे कि वो पहले 2006 में गई होगी, फिर वो 1997 में आई और अब अंत में वो 1988 में जाएगी जहां उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए आने वाले 9 साल बाद 2006 में जब ब्लड मून होगा तो वो लड़की वहां पहले से ही मौजूद होगी। इसी के साथ कहानी 9 साल आगे बढ़कर सन 2006 में आ गई। बीते इन 9 सालों के दौरान लॉकहार्ट के अंदर उस कातिल लड़की को पकड़ने का जुनून सवार हो गया था। हालांकि अपने सीनियर्स के आगे लॉकहार्ट को यह दावा करना भारी पड़ा कि वो कातिल लड़की फ्यूचर से आई थी। इस वजह से लोगों ने लॉकहार्ट को पागल समझा और उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। लेकिन फिर भी लॉकहार्ट ने उस लड़की का पीछा करना नहीं छोड़ा। लॉकहार्ट उस लड़की को पकड़ने के पीछे इतना पागल था कि वो अपनी बेटी एमी को भी संभाल नहीं पा रहा था। तब से हॉल्ट एमी की देखरेख कर रहा था। लॉकहार्ट कभी कभार ही अपनी बेटी से मिलता था। लॉकहार्ट को यह भी शक था कि डॉक्टर नवीन जिसने उसे टाइम ट्रेवल थ्योरी के बारे में बताया था, उसका उस कातिल लड़की से जरूर कोई कनेक्शन है। इसलिए लॉकहार्ट नवीन से मिलना चाहता था, लेकिन नवीन 9 साल पहले ही कहीं लापता हो गया था। लॉकहार्ट ने उसे ढूंढने के लिए अखबार में उसकी फोटो भी छपवाई, पर अब तक उसे नवीन के बारे में कुछ पता नहीं चला था। हालांकि नवीन की थ्योरी की बदौलत अब लॉकहार्ट को यह तो पता था कि वो कातिल लड़की ब्लड मून के दिन वहां आएगी, लेकिन वो कहां होगी और इस बार किसका कत्ल करेगी, लॉकहार्ट को इसी का पता लगाना था। इसके लिए लॉकहार्ट को पहले ये पता लगाना जरूरी था कि जिन लोगों का वो लड़की कत्ल कर रही थी उनमें क्या संबंध हो सकता है। अगर लॉकहार्ट ये पता लगा लेता है तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि उस लड़की का अगला शिकार कौन होने वाला है। तब लॉकहार्ट उस जगह पर पहुंचकर उस लड़की को पकड़ सकता था। उसी सुराग की तलाश में लॉकहार्ट ने एक कब्र को खोदकर एक कंकाल बाहर निकाला। वो एक आदमी का कंकाल था जिसकी कब्र पे नाम लिखा था हैरोल्ड नोवाक। उसकी मौत सन 1988 में हुई थी। लॉकहार्ट ने जब उसकी गर्दन के पीछे नजर डाली तो पाया कि उसकी गर्दन के पीछे भी हड्डियों में वैसी ही 3 सुइयों के निशान थे जैसे उस कातिल लड़की के शिकार हुए लोगों पे होते थे। दरअसल सन 1988 में उस कातिल लड़की ने उस पियानिस्ट, शेफ, लेडी बस ड्राइवर और उस क्लब डांसर के अलावा नोवाक की भी हत्या की थी। हालांकि उस वक्त नोवाक की लाश किसी लोकल पुलिस के हाथ लगी थी, जिन्होंने उसकी मौत की वजह ड्रग ओवरडोज बताकर वो केस क्लोज कर दिया था। इसी वजह से लॉकहार्ट को उस हत्या के बारे में पता नहीं चल पाया था। लॉकहार्ट उसी वक्त नोवाक के घर जा पहुंचा जहां उसकी मुलाकात नोवाक की पत्नी से हुई। लॉकहार्ट ने नोवाक की पत्नी से कहा कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और वो नोवाक के बारे में कुछ जानकारी चाहता है। इस पर नोवाक की पत्नी ने लॉकहार्ट को नोवाक के कुछ पुराने दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि उसका पति नोवाक एक व्हाइट नेशनलिस्ट मिलिशिया ग्रुप चलाता था। दरअसल व्हाइट नेशनलिस्ट एक विचारधारा है जिस पर विश्वास करने वाले लोग इंसानों के रंग में भेदभाव करते हैं। वे मानते हैं कि केवल गोरे नस्ल के लोग ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। सभी गोरे लोग एक जाति हैं और उन्हें मिलकर एक अलग राष्ट्रीय पहचान बनानी चाहिए। नोवाक भी ऐसी ही विचारधारा रखता था। वो अमेरिका को केवल गोरे लोगों का देश बनाना चाहता था, जिसके लिए वो सैनिकों का एक ग्रुप खड़ा कर रहा था और अपनी ये सोच बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए वो उन्हें मेल भेजा करता था जिसमें वो ऐसी बातें लिखता था जिसे पढ़कर लोग उसके पक्ष में हो जाएं। वहीं लॉकहार्ट को नोवाक के साथ एक औरत की पुरानी फोटो भी मिली। लॉकहार्ट के उसके बारे में पूछने पर नोवाक की पत्नी ने बताया कि वो नोवाक की एक्स वाइफ हैदर रुसेल है। साथ ही उसने ये भी बताया कि हैदर भी व्हाइट नेशनलिस्ट की विचारधारा रखती थी और नोवाक ने हैदर के साथ मिलकर ही व्हाइट नेशनलिस्ट मिलिशिया ग्रुप बनाया था। उन्हीं दस्तावेजों में लॉकहार्ट को एक लिस्ट मिली जिसमें उन लोगों के एड्रेस थे जिन्हें नोवाक अब तक मेल भेज चुका था। लॉकहार्ट उस लिस्ट को लेकर अपनी कार में लौट आया। तभी लॉकहार्ट ने जब उन मेलिंग एड्रेस पे गौर किया तो उसे एक चौंका देने वाली बात पता चली। उसने देखा कि उस लिस्ट में उन सभी लोगों के एड्रेस थे जिनकी उस कातिल लड़की ने 1997 और 1988 में हत्या की थी। लॉकहार्ट को अब जाकर उन मरने वाले लोगों में कनेक्शन समझ आया। दरअसल वो लड़की जिन भी लोगों को मार रही थी उन्हें नोवाक ने अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए मेल भेजा था। लॉकहार्ट को यह भी समझ आया
कि नोवाक का ग्रुप फ्यूचर में किसी बड़े मकसद को अंजाम देने वाला था और उनके मकसद को नाकाम करने के लिए ही वो लड़की फ्यूचर से पास्ट में आकर उन लोगों को मार रही थी जो नोवाक के ग्रुप में शामिल होने वाले थे। तभी लॉकहार्ट को याद आया कि नोवाक की एक्स वाइफ हैदर भी तो उस ग्रुप में शामिल थी। लॉकहार्ट को अंदाजा हुआ कि शायद हैदर ही उस कातिल लड़की की अगली शिकार होगी। आज ही ब्लड मून का दिन था, यानी कि वो कातिल लड़की आज इस समय में आने वाली थी। लॉकहार्ट ने देरी ना करते हुए पुलिस रिकॉर्ड से हैदर का एड्रेस निकाला और फौरन हैदर के घर जा पहुंचा। लॉकहार्ट जब हैदर को आवाज लगाता हुआ उसके घर के अंदर पहुंचा, तभी उसने देखा कि जमीन पर हैदर की लाश पड़ी थी, यानी कि वो कातिल लड़की वहां आ चुकी थी। अगले ही पल अचानक वो कातिल लड़की छत से नीचे बाहर की ओर कूदी। उसे देख लॉकहार्ट ने उस पर गोली चलाई, पर वो लड़की वहां से भागने लगी। लॉकहार्ट उसके पीछे बाहर आया और देखा कि लेटर बॉक्स में खून से सना हाथ का निशान था, जिसका मतलब था कि लॉकहार्ट की गोली उस लड़की के हाथ में लग गई थी। यानी कि जब 1988 में उस लड़की की ट्रेन के नीचे आके मौत हो गई थी, तब पुलिस को उसके हाथ में लॉकहार्ट की बंदूक से चली जो गोली मिली थी, वो यही गोली थी जो लॉकहार्ट ने अभी अभी उस लड़की के हाथ पे मारी थी। तभी वो लड़की एक बाइक लेके वहां से भागने लगी। इस पर लॉकहार्ट ने भी एक आदमी की कार हाईजैक कर ली और पूरी तेजी से उस लड़की का पीछा करने लगा। उसका पीछा करता हुआ लॉकहार्ट एक समुद्री बीच पर आ गया। तभी वो लड़की अपनी बाइक छोड़कर एक नाले के पाइप में जा घुसी। लॉकहार्ट भी उसके पीछे उस पाइप में घुस गया। तभी लॉकहार्ट ने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उस नाले के अंदर एक बड़ी सी गुफा थी जहां उस लड़की का टाइम मशीन मौजूद था। वो लड़की उस टाइम मशीन के अंदर घुस चुकी थी और उस मशीन में लगातार पानी भर रहा था। लॉकहार्ट उस टाइम मशीन को खोलने का रास्ता ढूंढने लगा, पर इतने में ही वो टाइम मशीन पूरी तरह पानी से भर गया और वो लड़की लॉकहार्ट की आंखों के सामने ही उस मशीन के साथ गायब हो गई। वो लड़की अब पास्ट में यानी कि 2006 से 1997 में जा चुकी थी। दरअसल वो लड़की एक ही दिन में अपना काम खत्म करके ब्लड मून वाला दिन खत्म होने से पहले पास्ट में चली जाती थी। इसलिए लॉकहार्ट ने उसके हाथ में जो गोली मारी थी उसका जख्म 1988 में भी ताजा था। उस लड़की के हाथ से निकल जाने पर लॉकहार्ट बहुत ज्यादा मायूस हो गया, पर उसने अब भी हार नहीं मानी थी। उसे पता था कि आने वाले 9 साल बाद यानी कि 2015 में जब ब्लड मून होगा, तब वो लड़की अपने टाइम मशीन के साथ एक बार फिर फ्यूचर से इसी बीच पे आएगी। इसी के साथ कहानी 9 साल और आगे बढ़कर सन 2015 में आ गई। लॉकहार्ट अब बूढ़ा हो चुका था। आज ही ब्लड मून का दिन था। आज वो लड़की एक बार फिर फ्यूचर से 2015 में आने वाली थी। लॉकहार्ट उसी बीच पे बैठा उस लड़की के आने का इंतजार कर रहा था। अब उसकी बेटी एमी की शादी भी हो चुकी थी और आज उसे बच्चा होने वाला था। एमी ने वॉइस मैसेज करके लॉकहार्ट को ये जानकारी दी, लेकिन लॉकहार्ट उस कातिल लड़की को पकड़ने के पीछे इतना पागल हो गया था कि उसने अपनी बेटी से भी दूरी बना ली थी। लॉकहार्ट आसमान की ओर देखता हुआ बेसब्री से उस कातिल लड़की के आने का इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक किसी ने उसके सिर पर एक कपड़ा डालकर उसे किडनैप कर लिया। कुछ देर बाद जब लॉकहार्ट की आंखें खुली तो उसने पाया कि वो एक वैन में पड़ा था और उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर नवीन था। दरअसल नवीन चाहता था कि लॉकहार्ट उस लड़की के मकसद के आड़े न आए, इसलिए उसने लॉकहार्ट को किडनैप कर लिया था। लेकिन लॉकहार्ट ने अचानक ही नवीन पे हमला कर दिया और नवीन की पकड़ से निकल भागा। इसी दौरान उधर बीच पर अचानक वो लड़की अपनी टाइम मशीन के साथ प्रकट हो गई और एक बार फिर लोगों की हत्या करने नाले के पाइप से बाहर निकल आई। लेकिन तभी लॉकहार्ट वहां पहुंच गया और उस लड़की पर अपनी बंदूक तान दी। अब उस लड़की का लॉकहार्ट से बचकर भाग पाना नामुमकिन था, पर तभी उस लड़की ने लॉकहार्ट से कहा, आप मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं कोई कातिल नहीं हूँ। मैं उन लोगों को मारकर आने वाले एक महाविनाश को टाल रही हूँ। ये सुनकर लॉकहार्ट ने उससे पूछा, आखिर तुम हो कौन? तभी उस लड़की ने कहा, मेरा नाम राया है। बेशक इस वक्त आप मुझे नहीं पहचान सकते, पर आपने बचपन में मुझे गोद में खिलाया है। आपने ही मुझे अच्छाई के लिए लड़ना सिखाया है। इतना कहकर राया ने अपना ब्रेसलेट निकालकर लॉकहार्ट को दिया और कहा, यह ब्रेसलेट मेरी माँ का है। तभी उस ब्रेसलेट को देखकर लॉकहार्ट के होश उड़ गए, क्योंकि वो ब्रेसलेट लॉकहार्ट की बेटी एमी का था। यानी कि राया एमी की बेटी और लॉकहार्ट की ग्रैंड डॉटर थी। ये जानकर लॉकहार्ट की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने राया से पूछा, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? इस पर राया ने बताया, मैं फ्यूचर में सन 2042 से आई हूँ। दरअसल सन 2024 में जब मैं 9 साल की थी, तब एक दिन कोई अनजान शख्स शहर की भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक वैन छोड़ गया। वो वैन एक्सप्लोसिव से भरा हुआ था। उस आदमी ने कहीं से उस एक्सप्लोसिव को डेटोनेट कर दिया, जिससे भयंकर धमाका हुआ। उस धमाके में 11,000 लोगों की मौत हुई।
फिर उसके बाद से ही पूरे देश में सिविल वॉर छिड़ गया, जिसमें लाखों लोग मारे गए। हमें पता चला कि उस सिविल वॉर की शुरुआत एक व्हाइट नेशनलिस्ट मिलिशिया ग्रुप ने की थी, जो व्हाइट नेशनलिज्म विचारधारा रखते थे और मानते थे कि अमेरिका में केवल गोरे लोगों का अधिकार होना चाहिए। ऐसे ही वक्त बीता। फिर 2042 में जब मैं बड़ी हुई, तब मेरी मुलाकात डॉक्टर नवीन से हुई। उस वक्त डॉक्टर नवीन ने टाइम ट्रेवल की खोज कर ली थी। दरअसल डॉक्टर नवीन पास्ट में जाकर 2024 में हुए उस सिविल वॉर को रोकना चाहते थे। डॉक्टर नवीन का मानना था कि अगर हमें पास्ट में जाकर उस सिविल वॉर को रोकना है तो उस व्हाइट नेशनलिस्ट मिलिशिया ग्रुप के लीडर्स को मारने से कुछ नहीं होगा। हमें उन लोगों को मारना होगा जिनके दिमाग में सबसे पहले ये व्हाइट नेशनलिस्ट मिलिशिया ग्रुप बनाने का खतरनाक आइडिया आया। डॉक्टर नवीन ने अपनी रिसर्च से ये पता लगाया कि ये व्हाइट नेशनलिज्म का आइडिया सबसे पहले नोवाक के दिमाग में आया था और उसने इस सोच को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। नवीन का मकसद था उन सारे लोगों को मारना और उस आइडिया की जड़ को खत्म करना, और मैं इस मकसद में उनके साथ थी। डॉक्टर नवीन ने मुझे हथियार के रूप में एक इंजेक्शन दिया, जिसे उन्होंने ही इन्वेंट किया था। उस इंजेक्शन में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भरा था। अगर मैं पास्ट में किसी इंसान पर उसे इंजेक्ट कर दूं, तो डॉक्टर नवीन फ्यूचर से उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं, जो उस इंसान के दिमाग को ही गलाकर उसकी जान ले लेगा। डॉक्टर नवीन ने मुझे बताया था कि टाइम ट्रेवल के दौरान अगर मैं एक समय में आती हूँ तो मुझे ब्लड मून के खत्म होने से पहले एक ही दिन में अपना काम खत्म करके दूसरे समय में जाना होगा, क्योंकि ब्लड मून के खत्म होते ही वो लूनर ब्रिज भी बंद हो जाएगा, जिसकी मदद से मैं टाइम ट्रेवल कर रही हूँ। इसलिए मुझे उस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना था, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपने टारगेट पर उसे इंजेक्ट करके अपने टाइम मशीन में वापस लौट सकूं। उन्हें मारने का काम फ्यूचर से डॉक्टर नवीन ही करने वाले थे। इस तरह मैं समय में पीछे चली आई। अब मेरे पास 4 दिन है। इन 4 दिनों में मैं 4 बार 9-9 साल के गैप में समय में पीछे जाऊंगी और उन लोगों को खत्म कर दूंगी जिनके अंदर देशद्रोह का विचार पनप रहा है, जिससे व्हाइट नेशनलिज्म का आइडिया भी जड़ से खत्म हो जाएगा। हालांकि लॉकहार्ट जानता था कि राया अपने मकसद में तो कामयाब हो जाएगी, लेकिन जब वो समय में पीछे सफर करती हुई 27 साल पीछे, यानी कि जब वो 1988 में जाएगी, तब वो लॉकहार्ट की ही वजह से ट्रेन के नीचे आकर मारी जाएगी। ये सोचकर लॉकहार्ट ने राया से कहा, 1988 में मेरी वजह से तुम्हारी मौत होने वाली है, तुम किसी भी तरह मुझे तुम्हें मारने से रोक दो। पर राया ने कहा, अगर आपके समय में वो घटना हो चुकी है तो मैं उसे बदल नहीं सकती, और आपने ही मुझे अच्छाई के लिए लड़ना सिखाया था। अगर आगे होने वाली जंग को रोकने की कोशिश में मेरी जान भी चली जाती है तो मुझे उसकी परवाह नहीं। आप घर लौट जाइए, क्योंकि माँ को आपकी जरूरत है, और मुझे भी। इतना कहकर राया अपने मकसद को अंजाम देने निकल पड़ी। लॉकहार्ट उसी वक्त उस हॉस्पिटल में पहुंचा जहां उसकी बेटी की डिलीवरी हो चुकी थी और उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। वो बच्ची ही राया थी। लॉकहार्ट राया को गोद में लेकर उसे प्यार करने लगा। इसी के साथ ये कहानी 2042 में आ गई, जब डॉक्टर नवीन अपने कंप्यूटर पर नोवाक को मॉनिटर कर रहा था। राया बाकी समय में अपने टारगेट को मारने के बाद 1988 में आकर नोवाक पर भी वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंजेक्ट कर चुकी थी। तभी डॉक्टर नवीन के कंप्यूटर पर एक बटन दबाते ही नोवाक का भेजा गल गया था और उसके चेहरे से खून की धार फूट पड़ी थी। अब क्योंकि राया नवीन की मदद से नोवाक को मारकर व्हाइट नेशनलिज्म का आइडिया जड़ से खत्म कर चुकी थी, इसलिए 2024 में होने वाला सिविल वॉर भी टल गया। राया ने पास्ट में जाकर अपना बलिदान देते हुए जो मिशन पूरा किया था, उससे अब फ्यूचर बदल जाएगा। अब आगे चलकर जब राया बड़ी होगी, तब ना तो कोई जंग होगी और ना ही राया को कभी पास्ट में जाना पड़ेगा। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।